Okay, let's come together to learn. Hello friends, I am Rityunjay Singh. Welcome to our YouTube channel. आज हम क्लास 9th चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के NCERT के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. आइए वन बाय वन हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ. एक्चुअली सेल्स वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665. ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में पहली बार सेल को डिस्कवर किया था. हाउ ही डिस्कवर्ड सेल्स, उन्होंने सबसे पहले एग्जामिन किया, यानी ध्यान से देखा, थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क. कॉर्क के बारे में मैं बता चुका हूं. कॉर्क एक प्लांट होता है, स्पेनिश ओक ट्री कहते हैं, उसके बार्क से डिराइव किया जाता है. अंडर ए सेल्फ डिजाइंड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. उस समय जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत ही प्रिमिटिव था, यानी पुराने तरीके का था. आजकल हम किस तरह का माइक्रोस्कोप देखते हैं? आजकल हम देखते हैं, उसे बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और हम जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास दो लेंसेज होते हैं. एक आई पीस होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस होता है. ठीक है. हाँ, तो ये खैर इसका पॉइंट नहीं है. उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा और उन्होंने कॉर्क को देखा और उसका जो पैटर्न था वो हनी कॉम पैटर्न था. हनी कॉम का मतलब जानते हैं आप, मधुमक्खी के छत्ते जैसा था उसका अरेंजमेंट, वो पूरे जो कॉर्क सेल्स थे. ठीक है. फिर बाद में उन्होंने देखा कि इसके अंदर ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं. दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय कंपार्टमेंट्स एंड देन ही कॉल्ड देम सेलुली, और सिंगुलर टर्म में उसे हम सेलुला कहते हैं. ठीक. आजकल हम अब इसको क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं. नाउ दे आर टर्म्ड एज सेल्स. सेलुला इज अ लैटिन नेम विच मीन्स अ लिटिल रूम. दिस रिप्रेजेंट्स अ लिटिल रूम, दिस रिप्रेजेंट्स अ लिटिल रूम, दिस रिप्रेजेंट्स अ लिटिल रूम. ये छोटे छोटे रूम बन रहे हैं. ठीक है. इन्हीं को हम सेल्स कहेंगे. ऐसे कॉर्क सेल में हनीकॉम पैटर्न में पाया जाता है. तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है आपका. हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, वो सेल होती है. ये हम जानते हैं. इसे हम क्यों कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट? तो हम जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब के सब दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. एक चीज आप समझिए, ये जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट तो हो गया. जैसे एक कोई प्लांट है, प्लांट के अंदर सारे पार्ट सेल से मिलकर बने हैं, या फिर आपकी बॉडी है वो भी सेल से मिलकर बनी हुई है. तो स्ट्रक्चरल यूनिट तो समझ में आता है. फिर आता है ईच सेल एक्वायर्स डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब ये खास बात है, वो स्ट्रक्चर तो समझ में आया, फंक्शन भी सेल ही परफॉर्म करते हैं. जैसे हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन है, मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, ये सब के सब का स्पेसिफिक फंक्शंस होता है इनका. ठीक है. इस तरीके से हम कह सकते हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, स्ट्रक्चरली भी यूनिट है और फंक्शनली भी यूनिट है. इन्हीं से मिलकर हमारे बॉडी के पूरे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. कई सारे हमारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन टेकिंग, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट इज एक्सक्रीशन, फॉर्मिंग ऑफ न्यू प्रोटीन. ये जितने भी स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं ये सारे के सारे फंक्शंस हैं बॉडी के, और ये हमें सेल्स ही अल्टीमेटली परफॉर्म करते हैं. इसीलिए हम इसको बेसिक फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन आउट ऑफ द सेल. किसी एक सेल में CO2 और O2 इसका मूवमेंट कैसे होगा? ठीक है. तो वो उसको हम बताने के लिए कुछ बेसिक चीजें आप समझिए. एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट सेल की अगर हम बात करें या एनिमल सेल किसी की भी बात करें, तो अगर कोई एक ये सेल है, अगर CO2 को अंदर जाना है या बाहर जाना है, वेदर CO2 is to be moved inside the cell or outside the cell, the process is diffusion which we have to be performed.
वहां पर हमको क्या करना होगा, डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेगा। और डिफ्यूजन क्या होता है हम जानते हैं, इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जहां भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वहां से जहां इसका कंसंट्रेशन कम होगा उस तरफ मूवमेंट हो, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। ओके, अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है तो उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ओके, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, इट इज जस्ट लाइक ए रिवीजन। नाउ अब देखिए, वाटर भी मूव कर सकता है आउट, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस में भी वही होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है और सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस टर्म को मैं दोबारा आपको बताता हूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेमी। सेमी मतलब होता है आधा, हाफ। परमिएबल, परमिएबल करस्पॉन्ड्स फॉर मूवमेंट, अपने थ्रू पास होने देना। कोई एक मेम्ब्रेन परमिएबल है, इसका मतलब क्या है, वो अपने थ्रू किसी चीज के आयंस को, सब्सटेंस को पास होने दे रही है, तो उसे हम परमिएबल कहेंगे। तो सेमी मीन्स हाफ, दैट मीन्स वो सॉल्वेंट को पास होने दे। ठीक है, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यहां देखिए सॉल्यूट बोला हुआ है, तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन में डिफरेंस समझिए आप। दो टर्म होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ओके, जो सॉल्यूट होता है किसे कहेंगे, जिसका अमाउंट कम हो। जैसे हम अगर शुगर को मिक्स करते हैं वाटर में, तो शुगर इज टर्म्ड एज सॉल्यूट, और वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, शुगर जो होगा वो सॉल्यूट, सॉल्वेंट वाटर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका अमाउंट ज्यादा है, शुगर को हम मिक्स करते हैं वाटर में। ओके, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। यहां बोल रहा है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जहां कम हो, तो आप ये समझिएगा जहां सॉल्यूट कम होगा वहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट कम है तो वहां क्या होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। तो वही बात हो जाएगी, ऊपर वाली ही डेफिनेशन सेम, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम चाहें तो ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट से भी रिप्लेस करेंगे तो यहां हायर लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आप समझिए जरा, सेलेक्टिवली परमिएबल। अभी मैंने परमिएबिलिटी आपको समझाया था कि परमिएबल क्या होते हैं। परमिएबल मतलब कोई भी अगर मेम्ब्रेन अपने थ्रू पास होने दे रही है आयंस को और किसी सब्सटेंस को, सॉल्वेंट को, तो उसे हम परमिएबल कहेंगे। सेलेक्टिवली का मतलब अगेन इट इज सेलेक्टिव इन नेचर, दैट मीन्स वो कुछ को तो यहां से यहां पास होने दे रही है, सबको यहां से यहां पास नहीं होने दे रही है। जो साइज में छोटे होंगे उनको क्रॉस करने दे रही है, जो साइज में बड़े होंगे वो नहीं क्रॉस करेंगे। ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कह भी रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, बिकॉज इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। ठीक है, तो वो अपने उसमें सिर्फ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है। नेक्स्ट हमारा आता है fill in the gaps in the following table illustrating differences between prokaryotic and eukaryotic cells। देखिए ये डिफरेंस मैंने चार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, उसका एक वीडियो भी बना के आपको डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। Basic difference is there on the basis of their size. Prokaryotic cells are smaller in size. It corresponds to 1 to 10 micrometer. I have already told you micron or micrometer corresponds to 10 raised to the power -6, मतलब 1 upon 1 2 3 4 5 6, इतनी छोटी ये यूनिट होती है। दिस इज द रेंज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल साइज। नेक्स्ट इज द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का हम जानते हैं एग्जांपल क्या होता है, बैक्टीरिया कह सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल सारे हमारे प्लांट्स, एनिमल्स जो भी मल्टी सेलुलर होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। देयर साइज इज जनरली लार्ज,
5 to 100 माइक्रोमीटर, यहाँ 1 to 10 होता है, यहाँ 5 to 100 होता है, ठीक। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड वन इज द न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन के अंदर आप समझिए, यहाँ ये ब्लैंक है, इसी को भरना है। ये क्या है, दे आर, इट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, और क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल फ्रीली अवेलेबल होता है। इट इज लाइज इन द साइटोप्लाज्म एंड इट इज नॉट कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, while in the case of the eukaryotic cell it is well defined. Why it is called as well defined? Because nuclear membrane is present, एंड देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हमारा जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, एंड इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ठीक। ये दिस इज द सेकंड डिफरेंस, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है इसका। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट क्रोमोजोम, सिंगल क्रोमोजोम एंड सर्कुलर क्रोमोजोम इज प्रेजेंट। सिंगल और सर्कुलर क्रोमोजोम पाया जाता है, यहाँ पर मोर देन वन क्रोमोजोम पाया जाता है। अगर एक कॉमन एग्जांपल लें ह्यूमन बीइंग का, तो हमारे बॉडी के अंदर एक नॉर्मल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोजोम मोर देन वन हो गए। यहाँ क्या होता है, सिंगल क्रोमोजोम होता है, वो सर्कुलर होता है, और ह्यूमन बीइंग में नॉर्मली ये शेप से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमोजोम को, ओके। नेक्स्ट हमारा फोर्थ डिफरेंस देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिड, फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, दे आर ऑल एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, इसके अंदर ये पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेनस लेयर होती है, तो ये एब्सेंट होते हैं। वाइल इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ऑल दीज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट, ओके। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो वो है क्वेश्चन है इसका, वो ये है, इसमें है क्वेश्चन कि कैन यू नेम 2 ऑर्गेनल्स विच we have studied that contain their own genetic material? Yes, that is, one is the mitochondria and another one is the chloroplast. Next है हमारा, if the organization of a cell is destroyed due to some physical and chemical influence, what will happen? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है सेल का, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा किसी फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस से, तब क्या होगा? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो, इंटरनल बॉडी अरेंजमेंट, इंटरनल बॉडी अरेंजमेंट। मैं समझाता हूं इंटरनल बॉडी अरेंजमेंट को बेसिक आइडिया से। एक्चुअली ये क्या होता है, हमारा इंटरनल जो कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है, 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो भी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो फिक्स होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर है ये किसके कारण फिक्स रहता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, दैट इज इंटरनल केमिकल कंपोजिशन, इसको ये चेंज नहीं होने देता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कई सारे काम कर सकते हैं, बेसिक फंक्शन जैसे रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट है, फॉर्मिंग ऑफ प्रोटीन्स है, ये सारी चीज़ें हम इसमें आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पॉइंट्स चल रहे थे कि इसको हम होम्योस्टेसिस ही इसको मेंटेन नहीं कर पा सकता, ठीक है। इट विल नॉट बी एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड दस विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म अबव बेसिक फंक्शंस, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स? एक सेल ऑर्गेनल है ये लाइजोसोम, इसे सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? ये एक्चुअली क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर अगर लाइजोसोम पाया जाता है तो ये सुसाइडल बैग है। इसके अंदर सुसाइड, सेल को अगर सुसाइड करना है तो इसको प्रॉम्प्ट करेगा और इसके अंदर से खूब सारे एंजाइम्स निकलेंगी और वो सेल को लाइज्ड कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं, ठीक है, बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, different type of enzymes which may dissolve protein, fat, मैक्सिमम चीज़ों को ये डिजॉल्व, कार्बोहाइड्रेट सबको डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है, फूड मटेरियल को डिजॉल्व कर लेता है, फॉरेन बॉडीज़ को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, सबको ये डिजॉल्व कर सकता है, और जब वॉर्न आउट सेल हैं उनको ब्रेक डाउन करने में ये मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है
वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, सेल में प्रोटीन कहाँ बनते हैं? प्रोटीन्स एक्चुअली सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम। ये मैं डायग्राम सहित आपको बताऊंगा। जब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड एज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो ये आप समझिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। प्रिसाइसली इसे हम RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो पाए जाते हैं ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के साइट होते हैं, यहीं पर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस करता है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे लिए, आप समझिए। जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देख सकते हैं इस तरीके से। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन? अगर मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर करे या ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या होगा? एक्चुअली हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन अदर टर्म इट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और ये मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को। अगर ये ब्रेक कर जाए तब क्या होगा? तो क्या होगा, जो इंटरनल कंपोजिशन था कांस्टेंट, ये खत्म हो जाएगा और इस तरीके से इसके जो बेसिक फंक्शंस है वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी एपरेटस? अगर किसी एक सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस नहीं पाया जाए तो क्या होगा? तो हम जानते हैं गोल्गी एपरेटस का जो फंक्शन होता है, इट इन्वॉल्व्स इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ये एक पैकेजिंग सेंटर होता है सेल का, जहां पर किसी भी कोई मटेरियल बनता है उसका स्टोर किया जाता है, फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है और फिर पैक किया जाता है, और फिर सेल के अंदर कहीं पर भी उसको ट्रांसमिट करना हो, बाहर भेजना हो, वहाँ उसको भेजा जा सकता है वेसिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, और कई बार तो ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी मदद करता है गोल्गी बॉडीज। तो देखिए, पहला तो फंक्शन ये हो गया कि मटेरियल की स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करता है, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बारे में हमने पहले पढ़ा, ये दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? ये बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस यानी सेल को कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्यों कहते हैं उसे पावर हाउस? तो हम जानते हैं एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है जो कि डबल मेम्ब्रेनस है, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका मोर और लेस ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट कंटेन्स द एंजाइम। इनके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टफ्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसके अंदर फिर CO2 बनता है, वाटर निकलता है। ठीक, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे किसी भी फूड मटेरियल को, तो हमारे पास अगर इसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक किया, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम, तो ये ब्रेक करने से CO2 बनेगा या फिर क्या बनेगा, वाटर बनेगा और एक एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को हम स्टोर कर लेती है हमारी ह्यूमन बॉडी, और जिस फॉर्म में स्टोर करती है इट इज नोन एज ATP मॉलिक्यूल्स, हाई एनर्जी ATP मॉलिक्यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जरा समझिए। ATP इसका नाम होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं एडिनोसिन के ऊपर और ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाई एनर्जी का मतलब ये है कि ये दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। इन्हें हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। बॉडी को जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है इसको इनकैश करता है और हमारी को बॉडी मिल जाती है फॉर डे टू डे, एनर्जी मिल जाती है फॉर डे टू डे एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जानते हैं प्रोटीन कहाँ बनता है। प्रोटीन हमने बताया राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो ये होता है RER, यही this is the site for protein synthesis. Okay, that's all for today's video lecture. Thank you very much.